जैसा कि आपको पता है कि अभी अमेरिका ने ईरान पे एयर स्ट्राइक कर दिया और जैसे ही ये बॉम्बिंग हुई, इंडिया के सीलमपुर के सभी अब्दुल्लों ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। एक्स पे जुबैर का रवीश रोना शुरू हो गया, कह रहा है कि पाकिस्तान ने धोखा दे दिया ईरान को। आरफा खानम शेरवानी बोल रही हैं कि 7000 साल पुरानी ईरानी सभ्यता को अमेरिका नहीं मिटा सकता। आयरॉनिकली यही आरफा खानम शेरवानी भारत को 75 साल पुराना बताती हैं और ईरान को 7000 साल पुराना। वाह बहन, पहली बात तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसका इतिहास 45 साल पुराना है, बस 45 साल पुराना। और पर्शियन सिविलाइजेशन को इस्लामिक सिविलाइजेशन मत कहिए, दोनों में ना भाई साहब उतना ही अंतर है जितना ऋषि सुनाक और आशीष नेहरा में है। ऊपर से जो असली 7000 साल पुरानी पर्शियन सिविलाइजेशन थी उसे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ने ही ना बर्बाद करके छोड़ दिया था, बर्बाद करके। सभी ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके सेक्रेड प्लेसेस को मिटा दिया गया और उसकी जगह पर मस्जिदें बना दी गई। उनके घरों को तोड़ दिया गया और उनके रिचुअल टेक्स्ट्स को जला दिया गया। एंशिएंट पर्शियन लाइब्रेरीज जैसे टेसीफोन या गुंदी जाफुर, उनको जला के राख कर दिया गया। मुस्लिम रूल में जिजिया टैक्स, फोर्स कन्वर्जन और फिजिकल टॉर्चर के जरिए ना पूरी पर्शियन आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की गई। शाह पहलवी ने ना बीच में ईरान में वापस से पर्शियन एम्पायर को रिवाइव करने की थोड़ी सी कोशिश की। In solemnly dedicating himself to the memory of his predecessor, the Shah was keeping a promise he had made 10 years earlier, and his own people of Persian pride. और बहुत हद तक ईरान ना वापस रेडिकलिज्म के चंगुल से छूट चुका था। लेकिन खामियानी के मुस्लिम डिक्टेटरशिप रिजीम ने ना बची कुची जो कसर थी वो सब पूरी कर दी और वापस से ईरान की पूरी आइडेंटिटी ना इस्लामिक कर दी गई। जिस पूरे ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म का इन्फ्लुएंस था उसको पूरी तरीके से मिटा के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना दिया गया। पर कहते हैं ना कभी ना कभी रिप्रेशन का बांध टूटता है और आज ईरान में वही हो रहा है। लोग इस्लामिक रेजिस्टेंस के बावजूद पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा मस्जिदें ईरान में बंद पड़ी हैं। महिलाएं हिजाब को बॉयकॉट कर रही हैं। که خودمون میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم چی بپوشیم چی نپوشیم. این هم روسریه من توی دستم. लोग ओपनली इस्लाम को रिजेक्ट कर रहे हैं। خیلی مذهبی شد. اصلا نمیشه کنار. پررنگه. یک. حاضرین دخترتون یا پسرتون با یه آدم بیدین ازدواج کنه؟ به وقت خودش آره، مشکل نداره. دین چقدر توی زندگی پررنگه؟ یک. پررنگه. هیچ. ازدواج کنی؟ आपके तरीके से लोग एथियस्ट बनते जा रहे हैं। 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथियस्ट। इसीलिए आप पिछली में तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया उससे एथियस्ट पाया। ईरानियंस ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ईरान में इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंके। एक और साइलेंट रिवेलियन चल रहा है पर्शिया को वापस लाने का और आज ईरान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर ईरान में खामियानी को उखाड़ फेंका जाता है तो ये बस रिजीम चेंज नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने की ये शुरुआत होगी। तो अब असली सवाल ये है, क्या है वो 7000 साल पुराना ईरान का इतिहास जिसे दबाने की कोशिश आज तक चल रही है और क्या ईरान अपना पुराना सिविलाइजेशन रिस्टोर कर पाएगा? तो आइए जानते हैं। देखिए, इस्लाम के आने से कई हजार साल पहले ईरान के अंदर पर्शियन सिविलाइजेशन नाम की एक एंशिएंट और स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। इस सिविलाइजेशन की सबसे पहले जो नींव थी ना वो रखी थी एलमाइट सिविलाइजेशन ने, जो लगभग 3100 BC यानी कि 3100 ईसा पूर्व से साउथर्न ईरान में एक्टिव थी।
इनकी मेन सिटी का नाम था सूसा और इन्होंने मेसोपोटामियंस यानी कि आज के इराक के लोगों से क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को सीखा और अडॉप्ट कर लिया। ये लोग ना जिगरा स्टाइल्स के टेंपल बनाते थे जो एक तरीके से पिरामिड की शेप के होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है चोका ज़ेम्बिल, जिसकी हालत आज कुछ ऐसी हो चुकी है। एलामाइट सिविलाइजेशन के लोग अपने समय तक काफी एडवांस थे, लेकिन इवेंचुअली असीरियंस के इन्वेजन के बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एलामाइट्स के बाद यहाँ पर इंडो ईरानियन लोग आते हैं जो वैदिक सिविलाइजेशन से काफी इन्फ्लुएंस थे। ये लोग जो होते हैं वो कुर्दिस्तान और ईरानियन प्लेटो पर बसते हैं और कई ईरानियन ट्राइब्स का फाउंडेशन रखते हैं। इन्होंने अपने रीजन को नाम दिया था आर्य नाम, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है ईरान यानी लैंड ऑफ आर्यंस। यही ईरान वर्ड जो है वो रिफॉर्म होकर ईरान बना है। ईरान का एक्चुअल मीनिंग भी लैंड ऑफ आर्यंस ही है। धीरे धीरे इस जगह पर कई ईरानियन ट्राइब्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, चाहे वो मीडास हो या फिर मिथ्राइज्म। इसके बाद ना ईसा से 1200 से 1000 साल पहले नॉर्थर्न ईरान के एक रीजन में एक फिलोसफर प्रीस्ट जन्म लेते हैं जिनका नाम था ज़ाराथुस्त्रा। बेसिकली ये ना एक रिफॉर्मर थे और इन्होंने अपने पुराने रिचुअल्स और माइथोलॉजी को रीस्ट्रक्चर करते हुए मज़दा यासना नाम का एक रिलीजन बनाया और इसी रिलीजन को आज दुनिया ज़ोरास्ट्रियनिज्म के नाम से जानती है। भले ही वैदिक रिलीजन से इनके कुछ डोमेन्स थे वो काफी अलग थे, पर इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम वैदिक रिलीजन के साथ इनके रिलीजन के अंदर फंडामेंटली बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज भी थी। आप ना इस टेबल से समझ सकते हो कि ज़ोरास्ट्रियन देवता और हिंदू देवताओं में कितनी सिमिलैरिटीज थी। जैसे वैदिक धर्म में यज्ञ होता है वैसे ज़ोरास्ट्रियंस के अंदर यासना होती है। जैसे वैदिक धर्म के अंदर जनेऊ होता है वैसे ज़ोरास्ट्रियंस के अंदर कुश्ती होता है। इसके अलावा सिर्फ थियोलॉजिकली ही नहीं बल्कि लिंग्विस्टिकली भी काफी सिमिलैरिटीज थी। अवेस्टर्न जो ज़ोरास्ट्रियंस की लैंग्वेज थी और वैदिक संस्कृत दोनों के ओरिजिन, ग्रामर, साउंड, रूट्स और सिंबॉलिक स्ट्रक्चर काफी सिमिलर हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो अभी आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ना, इससे आप अवेस्टर्न और वैदिक संस्कृत की सिमिलैरिटी को समझ सकते हैं। दोनों लगभग एक जैसी होती हैं। ज़ोरास्ट्रियन सोसाइटी थी ना वो भी स्ट्रक्चर्ड थी। इसमें 3 वर्ण थे यानी कि ज़ावतार, नार और वस्तार, और ये एग्जैक्टली लाइक वैदिक भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्ण मॉडल है। लेकिन इस सब के बाद ना ईसा से 550 साल पहले साइरस द ग्रेट नाम का एक शासक आता है जो मिडास और पर्शियंस को यूनाइट करते हुए अकमेनाइड एम्पायर बनाता है और ज़ोरास्ट्रियनिज्म को स्टेट रिलीजन बना देता है। साइरस ने 20 से ज्यादा ट्राइब्स को पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा एम्पायर था जो भारत से लेकर टर्की और इजिप्ट तक फैला हुआ था। साइरस के बाद आए दारियुस द ग्रेट जिन्होंने पर्शिया की पुरानी कैपिटल यानी कि पासरे गाड़े को पारसेपोलिस नाम की एक सिटी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ का पुराना आर्किटेक्चर, प्लानिंग और स्कल्पचर्स दिखाते हैं कि पर्शिया कितना एडवांस था। चाहे आप आपदाना हॉल को देख लो या फिर 100 कॉलम वाले स्ट्रक्चर को देख लो, पर्शिया इस फेज में एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन पावर हाउस बन चुका था। और इसके बाद आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने अकमेनाइड एम्पायर के हर सिटी को एक एक करके कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। सूसा से लेकर पेरापोलिस तक उसने आग लगवाकर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद अलेक्जेंडर ने खुद को पर्शियन एम्पायर का किंग डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके बाद खुद वो 10 साल के बाद बेबीलोन में मर गया। अगले कई सालों तक पूरा रीजन सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स में बर्बाद होता रहा। एम्पायर काफी फ्रेगमेंटेड हो गई थी। आखिर में ये रीजन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मैकेडोनिया, इजिप्ट और एशिया। इसके बाद आई पार्थियन एम्पायर, लेकिन उसका रूल भी कुछ ज्यादा नहीं चला, सिर्फ 20 साल के आसपास इसका रूल था। और आखिर में आई ससैनियन एम्पायर जो इस्लाम के आने से पहले आखिरी असली पर्शियन एम्पायर थी जो ज़ोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो कर रही थी। ये वो जमाना था जब पर्शियन कल्चर, रिलीजन और आर्किटेक्चर वापस अपने पीक पर जा रहा था। ससैनियन एम्पायर उस टाइम दुनिया के मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में गिना जा रहा था। उनके शासनकाल के अंदर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुए थे। उन्होंने कई मेजर सिटीज को डेवलप किया था और पर्शियन आर्ट और लिटरेचर उस टाइम ना गोल्डन एज में एंटर कर गया था। लेकिन फिर इसी वक्त ना इस्लाम के फॉलोअर्स इस्लाम को फैलाने के लिए देश दुनिया में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट शुरू कर देते हैं। ये कोई सामान्य कॉन्क्वेस्ट नहीं थे, सिर्फ राज्य जीतने की लड़ाई नहीं थी। इस बार लोगों का धर्म छीना जाने वाला था और पर्शिया पूरी तरीके से बदलने वाला था। तो देखो बेसिकली हुआ क्या ना कि 7वीं सेंचुरी के आसपास इस्लाम के जो खलीफा थे उन्होंने मुस्लिम आर्मी के साथ अरेबियन पेनिनसुला के बाहर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। इसमें क्या हुआ कि खलीफा उमर ने अपनी अरब मुस्लिम आर्मी के साथ ना पर्शिया के मेजर रीजन्स में इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। बैटल ऑफ कादिसिया और बैटल ऑफ नाहावंद ने ना पर्शियन मिलिट्री की जो स्पाइन थी उसको तोड़ कर रख दिया था, जिसमें उन्होंने ना ससैनियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद पर्शिया में सिर्फ पॉलिटिकल पावर चेंज नहीं हुआ बल्कि सिविलाइजेशनल कोलैप्स की शुरुआत भी यहीं से हो चुकी थी। कई जगह पर ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उनके जो सेक्रेट प्लेसेस थे ना उनको मिटा दिया गया था और उन जगहों पर मस्जिदें बना दी गई थी। उनके घरों को तोड़ दिया गया था और उनके जो रिचुअल टेक्स्ट थे उनको जलाया गया था। एंशिएंट पर्शियन लाइब्रेरीज जैसे सेटिफन और गुंदी शाहपुर इनको जलाकर राख कर दिया गया।
सेम वैसे ही जैसे मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ने इंडिया में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया था। आज ये जो लाइब्रेरीज है ना, ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। मुस्लिम रूल में जिजिया टैक्स, फोर्स्ड कन्वर्जन और फिजिकल टॉर्चर, इसके जरिए पूरी पर्शियन आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की गई। ज़ोरास्ट्रियनिज्म के जो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे ना, उनके लिए डेली लाइफ और इकोनॉमिक सर्वाइवल मुश्किल बना दिया गया था। ये एक ब्रूटल इस्लामाइजेशन प्रोसेस था। ज़ोरास्ट्रियंस को एक सेकंड क्लास सिटीजन से भी बुरा बना दिया गया था। जब ईरान में जीना मुश्किल हो गया था, तब कई ज़ोरास्ट्रियन फैमिलीज ने अपना देश छोड़ दिया था। 8वीं से 10वीं सेंचुरी के बीच ना, ईरान के सदर्न पोर्ट से बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियन जो थे वो सी रूट पकड़कर इंडिया के वेस्टर्न कोर्ट में पहुंच चुके थे। इंडिया के वेस्टर्न कोर्ट पे इन्हें भारतीय राजा संजान मिले और भारतीय राजा संजान ने इन लोगों को अपनी जमीन पर रहने की इजाजत दी। पर राजा की ना एक शर्त थी। शर्त ये थी कि वो इंडियन कल्चर को, इंडियन धर्म को नहीं, केवल कल्चर को ऐसे अडॉप्ट करेंगे जैसे चीनी दूध में मिल जाती है। वो हथियार अपने पास नहीं रखेंगे। सभी लोग तुरंत मान गए। यहाँ उन्होंने एक नया नाम पाया, पारसीज। इंडिया में उन्हें शेल्टर मिला। उन्होंने भी इंडियन कल्चर के साथ ब्लेंड होते हुए इंडिया को अपना मान लिया। दादा भाई नारोजी, होमी भाभा, रतन टाटा, ये सभी ना इन्हीं पारसी कम्युनिटी के वंशज हैं। लेकिन जहां इंडिया में इन्हें सम्मान मिला, वहीं ईरान में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के दौरान इनकी पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया। अगले कई सालों में ईरान में कई सुन्नी मुस्लिम एम्पायर्स का रूल आया, जैसे सेल्जिक एम्पायर या फिर मंगोल एम्पायर। और इसके कारण ना काफी समय तक पर्शिया जो था वो टेक्निकली सुन्नी कैलिफेट का हिस्सा बनता गया। लेकिन 16वीं सेंचुरी में ना एक और बड़ी शिफ्ट आई, जब सफाविद डायनेस्टी ने पर्शिया में पावर ली। सफाविद एम्पायर जो था ना, वो एक शिया एम्पायर था और यहीं से ईरान में सुन्नी से शिया की तरफ पावर शिफ्ट होने की शुरुआत होती है। ये जो डायनेस्टी थी ना, इसकी शुरुआत शाह इस्माइल ने की थी, जो कि एक सूफी सेंट शेख सैफ अल दीन इनके वंशज हुआ करते थे। सफाविद एम्पायर के टाइम पे शाह इस्माइल ने ना शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया और इससे ईरान को अरब सुन्नी मुल्कों से एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी मिल चुकी थी। ये जो डायनेस्टी थी वो शाह अब्बास तक पीक पे थी, लेकिन शाह अब्बास ने अपने कई बेटे और कई पोते मरवा दिए, जिसकी वजह से जो सक्सेशन था ना, वो खतरनाक तरीके से वीक हो चुका था। 1722 में अफगान्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सफाविद रूल खत्म कर दिया गया, जिसके बाद पावर आई नादर शाह के हाथ में और नादर शाह ने ईरान में अफशरीद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। इसके बाद भी ईरान में कई शिया डायनेस्टीज आई, चाहे वो जैन डायनेस्टी हो या फिर कजार डायनेस्टी हो। कजार डायनेस्टी ने ईरान के बॉर्डर्स को लगभग वो शेप दिया जैसा आप ईरान का आज की डेट में देखते हो। कजार किंग अक्का मोहम्मद, उनके रूल में कंट्री फिर से स्टेबल हो चुका था। उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी ना, वो तेहरान में एस्टेब्लिश की। आज भी आप तेहरान को ही ईरान की कैपिटल मानते हैं और पूरे कंट्री को यूनिफाई करने का काम किया गया उस समय। फिर उनका ग्रैंडसन फतेह अली शाह, उनका रूल आया और उनके रूल के दौरान ना पर्शिया, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन, इनके बीच में एक बैटलफील्ड बन गया था, जिसमें ईरान ने ना आर्मेनिया और अफगानिस्तान जैसे जो रीजन्स थे उनको खो दिया था। बाद में नासिर अल दीन शाह ने ना देश की सॉवरेनिटी को और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उन्होंने रशिया और ब्रिटेन को माइंस, पेट्रोल्स, टोबैको, इन जैसे सेक्टर्स में कमर्शियल मोनोपोली दे दी। कजार डायनेस्टी की इनकेपेबिलिटी के कारण ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इस वजह से ईरानियंस ने बगावत कर दी, जिसने 1905 के कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। और ये जो रेवोल्यूशन का रिजल्ट था ना, वो ईरान के आने वाले पूरे फ्यूचर को बदल के रख देने की क्षमता रखता था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना काजर डायनेस्टी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो चुकी थी। ब्रिटिश और रशियन फोर्सेस ओपनली ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे। पब्लिक का जो ट्रस्ट था ना, वो मोनार्की और क्लैरिक्स दोनों पर से खत्म हो चुका था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस मौके का फायदा उठाते हुए 1921 में रेजा खान, जो कि काजर डायनेस्टी में मिनिस्टर ऑफ वॉर था, उसने ब्रिटिश सपोर्ट के साथ कू कर दिया और इस घटना के बाद ना काजर डायनेस्टी का एंड होता है। 1925 में रेजा खान ऑफिशियली शाह बन जाता है और यहाँ से शुरू होती है पहलवी डायनेस्टी। रेजा खान का जो विजन था ना, वो बहुत सिंपल था। ईरान को मॉडर्न बनाना है। वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी उसका मेन एजेंडा था। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाए गए, हिजाब पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, मदरसाज में इन्फ्लुएंस को सिस्टमेटिकली कर्ब किया गया। 1941 में रेजा खान का बेटा मोहम्मद रेजा शाह पहलवी वो राजा बनता है और ये जो बंदा होता है ना, वो अपने फादर से भी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन मॉडल को एग्रेसिव तरीके से
इंप्लीमेंट करता है ईरान के अंदर। 1960 में ना इस बंदे ने व्हाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स और विमेन एम्पावरमेंट जैसे स्टेप्स लिए गए। हिजाब को ऑप्शनल बना दिया गया, को एजुकेशन अलाउड था और वेस्टर्न लाइफस्टाइल ईरान के सिटीज में नॉर्मल हो चुका था। विमेन को वोटिंग में राइट्स दिए गए, डाइवोर्स लॉज में राइट्स दिए गए और जॉब्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच फैशन, बीटल्स के म्यूजिक टेप, स्टाइलिश जीन्स, हुकअप कल्चर, सब कुछ ईरान में नॉर्मलाइज था। बेसिकली ईरानियन कल्चर जो था ना वो रैपिडली वेस्टर्नाइज हो चुका था। ये जो चेंज था ना वो कट्टर शिया मुल्ला मौलवियों को खटकने लगा था और जिसमें सबसे बड़ा चेहरा बन के आया था रुहुल्लाह खोमेनी। ये बंदा जो था ना वो एक शिया क्लरिक था जो शाह के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ था। रुहुल्लाह खोमेनी जो था वो टर्की, इराक, फ्रांस में रह के शाह के खिलाफ ईरान में बगावत की आग फैला रहा था। कैसेट्स, टेप्स, स्पीचेस, पैम्फलेट्स के जरिए खोमेनी ने ईरान के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की नींव तैयार कर दी थी। 1970 के अंत तक शाह पहलवी के खिलाफ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू किए गए। ये प्रोटेस्ट इतने डेडली हो गए थे कि 16 जनवरी 1979 को शाह को मजबूरन ईरान छोड़कर भागना पड़ गया, जिसके सिर्फ 15 दिन बाद यानी कि 1 फरवरी 1979 को एयर फ्रांस की एक फ्लाइट तेहरान में लैंड करती है जिसमें खोमेनी होता है और खोमेनी के अराइवल के साथ ही मोनार्की खत्म हो जाती है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर कर दिया जाता है। खोमेनी ने वलीयत फ़कीह नाम का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें सुप्रीम लीडर जो होता है वो हर चीज से ऊपर होता है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट सिर्फ नाम के होते हैं। एक फुल फ्लेजेड इस्लामिक डिक्टेटरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, शरिया को पूरे देश में लागू कर दिया गया, हिजाब मैंडेटरी हो गया, को एजुकेशन बंद कर दी गई, वेस्टर्न मूवीज और म्यूजिक पर बैन लगा दिया गया, विमेन के राइट्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिए गए, घाश्ते इरशाद जैसी मोरालिटी पुलिस बनाई गई जो पब्लिक में विमेन के ड्रेस और बिहेवियर को मॉनिटर करती थी और अगर कोई उसे फॉलो ना करे तो सजा मिलती थी। यूनिवर्सिटीज का इस्लामाइजेशन किया गया। खोमेनी ने अपने ओपोनेंट्स, चाहे वो लिबरल हों, लेफ्टिस्ट हों, सेकुलर हों, उनको या तो जेल में डाल दिया या फिर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिए गए। 1989 में रुहुल्लाह खोमेनी की डेथ के बाद आयतुल्लाह खोमेनी ने पावर ले ली और ये सिस्टम जो था वो और भी एक्सट्रीम बन गया। धीरे धीरे समय के साथ सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कुछ साल पहले माशा अमीनी नाम की एक ईरानियन लड़की को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। ये जो केस है ना वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की नजरों के सामने आया था, पर ऐसे न जाने कितने ही केसेस है ईरान के अंदर। लेकिन इस रिप्रेशन के बीच में ना स्टिल एक रेजिस्टेंस ग्रो हो रहा है जो इस इस्लामिक डिक्टेटरशिप रिजीम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। आज ईरान ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा है। एक ऐसा ट्रेंड जो सिर्फ पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के दिमाग तक, सोसाइटी तक और पूरे नेशनल आइडेंटिटी तक, इन सब का स्ट्रक्चर बदलने की क्षमता रखता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यानी इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से पहचाने जाने वाले इस देश में लोग खुद रिलीजन से दूर जा रहे हैं और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। खुद खामियानी के करीबी लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। मोहम्मद अबोल कासिम दौलवी ईरान के एक सीनियर क्लरिक और खोमेनी के रिलीजियस अफेयर एडवाइजर, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारी 75,000 मस्जिदों में से लगभग 50,000 मस्जिदें बंद पड़ी हैं क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे हैं वहां पर। लोगों का एक बड़ा वर्ग खुलेआम बगावत कर रहा है। Yesterday, this couple in Tehran was sentenced to 10 years in jail for dancing in front of the city's Freedom Tower. हिजाब हटाने, अपने बाल कटाने, इन जैसे आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में ईरान में महिलाओं ने किए हैं। सरेआम शिया क्लरिक्स की पगड़ियों को सड़कों पर उछालने तक का आंदोलन हुआ है वहां पर। आज ईरानियन महिलाएं खमियानी के रेडिकल इस्लामिक कानून के खिलाफ बगावत छेड़ चुकी हैं, डिस्पाइट ये जानते हुए कि इसके बदले में उन्हें केवल मौत मिलेगी। आज ईरान में ना लोग तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। गमान का 2020 का डिजिटल सर्वे का जो डेटा है ना उससे ये कंफर्म होता है कि केवल 32% लोग खुद को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मानते हैं ईरान के अंदर। 8% ओपनली एथीस्ट हैं। 22% नो रिलीजन कैटेगरी में खुद को डालते हैं। यानी सर्वे के अनुसार ना 60 से 70% ईरानियंस अपने आप को इस्लाम से एक हद तक दूर कर चुके हैं। और अगर ये जो स्टैट्स हैं ये सच हैं तो सिर्फ ये नंबर्स नहीं हैं बल्कि ये प्रूफ है कि ईरान अब इस इस्लामिक डिक्टेटरशिप से ना थक चुकी है और ईरान का जो यूथ है वो बहुत तेजी से इस्लाम को छोड़ रहा है। और जब एक सोसाइटी अपने इम्पोज रिलीजन से खुद को अलग कर लेती है ना
तो फिर सिर्फ रिजीम चेंज नहीं होता, सिविलाइजेशनल रिवाइवल होता है। आज ईरान के अंदर यूथ का एक वर्ग अपने ज़ोरेस्ट्रियन रूट्स को खोज रहा है। एक छोटा वर्ग कब बड़ा वर्ग बन जाए किसी को पता नहीं चलेगा। आज भारत के कुछ लोग ईरान को उनकी 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को बता रहे हैं। द रियलिटी इज कि सिविलाइजेशन इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के आते ही खत्म हो गई थी। हाँ, उस ज़ोरेस्ट्रियन सभ्यता और संस्कृति के अंकुर शायद आज कुछ फूट रहे हैं जो कदाचित ईरान को दोबारा से पर्शिया बना सकता है। तो भाई साहब, आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना भूलिए ही मत। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई ज्वाइन बटन है, पेट्रियन है और यूपीआई तो है ही है, इनके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।